तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन होता क्या है उसके मीनिंग को जाना और हमने समझा कि कौन से फैक्टर्स पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन या आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो भी आप इसको नाम दें। तो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन मतलब अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मूल्यांकन करना कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए रखे थे, जो आपने उम्मीदें रखी थी, उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको रिटर्न मिला या नहीं मिला। और ये इवैल्यूएशन के बेस पर ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आगे इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं, इसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं। और लास्ट टाइम हमने आपको बताया कि इसमें दो तरह के मेजर्स हम यूज़ करते हैं, दो तरह की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, और साथ साथ कुछ फैक्टर्स को भी हमने समझा था कि कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं इवैल्यूएशन को। तो दो तरह की हमने बेसिकली टेक्निक्स ली थी, एक रिलेटिव मेजर्स, ठीक है, या रिस्क एडजस्टेड मेजर्स भी हम इनको बोल रहे थे, रिस्क एडजस्टेड रिलेटिव मेजर्स। और उसमें हमने दो रेशो को लिया था, एक शार्प रेशो, ठीक है, शार्प्स रेशो, और दूसरा ट्रेनर रेशो, ट्रेनर्स रेशो। और ये दोनों ही रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो पर यूनिट ऑफ रिस्क, ठीक है, बल्कि रिटर्न भी नहीं, मैं इसको बोलूंगा एक्सेस रिटर्न, एक्सेस रिटर्न, ठीक है, एक्सेस रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एक्सेस रिटर्न किस पर? रिस्क फ्री रेट पर। तो एक्सेस रिटर्न, या जिसको आप बोल सकते हो रिवार्ड्स ऑफ पोर्टफोलियो पर यूनिट ऑफ रिस्क को कंसिडर करते हैं, ठीक है, रैंक असाइन करने में कि कौन सा पोर्टफोलियो बेहतर है। शार्प ने, जैसे कि आपने देखा, शार्प रेशो हमने निकाला था कि रिटर्न पोर्टफोलियो का और इसमें से रिस्क फ्री रिटर्न जो मुझे बिना किसी जोखिम के मिल जाता, उसको मैंने घटा दिया। इसी का नाम रिवार्ड है कि जो आपने जोखिम उठाने के लिए रिवार्ड आपको मिला। और ये रिवार्ड जितना आपने रिस्क लिया, उस रिस्क की पर यूनिट के हिसाब से कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से आप इसको डिवाइड कर दें, तो ये शार्प रेशो निकल आएगा, ठीक है। और ट्रेनर ने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया। शार्प ने जहाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो यानी कि टोटल रिस्क को कंसिडर किया था, ठीक है, ट्रेनर ने यहाँ पर केवल सिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर किया। इसलिए आरपी माइनस आरएफ, ऊपर रिवार्ड तो उतना ही रहा, लेकिन नीचे बीटा आ गया, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो लेने का मतलब केवल सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। हम इसको इस जोखिम की यूनिट से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हमने उसको भी समझ लिया था, ताकि हम कंपैरिजन कर सके कि भाई एक जो है पोर्टफोलियो हमें रिटर्न दे रहा है 15% और एक पोर्टफोलियो हमें रिटर्न दे रहा है 18%, और रिस्क फ्री रिटर्न मान लो 8% हो, तो जाहिर सी बात है अगर हम सिर्फ रिवार्ड को देखें तो 15 में से 8 हम लेस करें, 7% रिवार्ड यहाँ मिल रहा है और 10% रिवार्ड यहाँ मिल रहा है। तो देखने में लगता है कि पोर्टफोलियो बी बेहतर है। लेकिन अगर जोखिम यहाँ पर हो मान लो 2 इकाई और यहाँ मान लो जोखिम हो 4 इकाई, तो पर यूनिट ऑफ रिस्क जब आप देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट ऑफ रिस्क के हिसाब से 3.5% का बोनस मिल रहा है, और यहाँ पर यूनिट ऑफ रिस्क अगर आप इसे डिवाइड करें तो 2.5% का बोनस मिल रहा है। इसलिए प्रॉपर कंपैरिजन तभी हो सकता है जब साथ साथ यूनिट ऑफ रिस्क को भी कंसिडर किया जाए। और रही बात इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको देखना ये है कि पोर्टफोलियो बनाया किस तरह से है। अगर पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, तो जो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है वहाँ पर अनसिस्टेमेटिक रिस्क लगभग खत्म हो जाता है, बहुत कम रह जाता है। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए ट्रेनर रेशो बेहतर है। लाइक म्यूचुअल फंड स्कीम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ ट्रेनर रेशो बेहतर होगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा, जिससे आप उम्मीद नहीं करते कि बहुत ज़्यादा कुशल होगा
एक रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह वो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो पोर्टफोलियो होगा हो सकता है वो भी वेल डाइवर्सिफाइड ना हो। तो अगर आपको ये यकीन नहीं है कि पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है या नहीं, तो उस केस में आपको टोटल रिस्क को कंसिडर कर लेना चाहिए और वहां पर शार्प रेशो बेहतर होगा। और इसको हमने एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं जो दूसरी कैटेगरी इसमें आती है, एब्सोल्यूट मेजर्स। ये ए कैटेगरी थे रिलेटिव मेजर्स और बी कैटेगरी आते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स, ठीक है, ऑफ पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन। एब्सोल्यूट मेजर्स में बेसिकली 3 मेजर्स हम लेकर चलेंगे, इंपॉर्टेंट मेजर्स जो हैं। एक इसमें हम लेंगे जेनसन्स अल्फा, जेनसन्स अल्फा। दूसरा फार्मा मॉडल, फार्मा मॉडल ऑफ नेट सेलेक्टिविटी। और तीसरा M2 मॉडल, मोदी गिलानी मॉडल, ठीक है, M2 मॉडल। इन तीनों को हम आज समझेंगे कि ये तीनों किस तरह से काम करते हैं। तो शुरुआत जेनसन्स अल्फा से। एब्सोल्यूट मेजर में जो पहला मेजर मैं ले रहा हूँ, पहला मेजरमेंट जो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है, दैट इज जेनसन्स अल्फा। बहुत सिंपल है, नाम पर ना जाए, बहुत सिंपल है। आपने CAPM अप्रोच के अकॉर्डिंग ये जाना होगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होता है, ठीक है। 2 मिनट के लिए इस जेनसन अल्फा को एक तरफ रख देता हूं मैं और मैं बात करता हूं, आपने कभी सिक्योरिटी वैल्यूएशन की बात की होगी या आपने कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी CAPM मॉडल के हिसाब से आपने निकाला होगा कि एक इक्विटी शेयर जो है उससे कितने रिटर्न की हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो हम सिंपली एक चीज़ बोलते हैं कि देखो भाई, हमें रिस्क फ्री रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, प्लस जितना हम जोखिम उठा रहे हैं उस जोखिम के नाम का हमें रिवार्ड चाहिए। और जोखिम का रिवार्ड किससे कंपेयर होता है? मार्केट रिटर्न से। कि देखो भाई, मार्केट में इतना रिटर्न है और रिस्क फ्री रिटर्न है इतना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक तरह से जोखिम के लिए रिवार्ड है। लेकिन बात ये उठती है कि आपने जोखिम कितना लिया। क्या आपने जोखिम मार्केट के बराबर ही लिया तब तो ठीक है, लेकिन आपने जोखिम मार्केट से ज़्यादा लिया, जैसे 1.5 गुना अधिक, तो इसको 1.5 से गुना करिए। और अगर आपने जोखिम मार्केट से आधा लिया तो इसको 0.5 से गुना करिए। तो कितने से गुना करूं, मैंने जोखिम जो लिया मार्केट से कितना कम या अधिक लिया, उसका मेजरमेंट है कि मार्केट के साथ मेरी सिक्योरिटी की सेंसिटिविटी कितनी है। और उस सेंसिटिविटी को हम लोग मापते हैं किससे? बीटा से। तो उसको हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई किया करते थे और इससे आप KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कह लीजिए या एक्सपेक्टेड रिटर्न कह लीजिए, वो आप फाइंड आउट कर लेते थे। मान लीजिए मार्केट रिटर्न 15% है और सिक्योरिटी का रिटर्न, सॉरी, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिटर्न मान लो 10% है, ठीक है। तो हम कहते थे कि भाई हमारा रिटर्न कितना हमें मिलना चाहिए, KE कितनी होनी चाहिए। हमने कहा देखो भाई 10% तो लेना ही लेना है, प्लस मार्केट में 15 मिल रहा है और बिना जोखिम के 10 मिल रहा है, तो 5% का ये बोनस है, 5% का रिवार्ड है जोखिम के लिए। अब बात यह है कि इसमें से तुम कितना जोखिम उठा रहे हो। अगर तुम्हारा बीटा यहाँ पर 1.5 है तो ये बता रहा है कि तुम्हारी सिक्योरिटी मार्केट से 1.5 गुना अधिक सेंसिटिव है। यानी कि जब मार्केट गिरेगी तो 1.5 गुना ज़्यादा गिरावट इसमें आएगी और जब मार्केट बढ़ेगी तो 1.5 गुना अधिक ये तेजी से चढ़ेगी। इसलिए रिवार्ड भी अधिक होना चाहिए, इसलिए 1.5 से गुना हमने किया और 10 + 7.5 यानी कि यहाँ रिटर्न 17.5% होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर यहाँ बीटा 1 हो, इसका मतलब मार्केट के बराबर ही जोखिम आप ले रहे हैं, तो 10 प्लस यहाँ बीटा 1 कर दिया मैंने 15 - 10, तो अब आपको रिटर्न भी मार्केट के बराबर ही मिलेगा, जितना मार्केट में मिल रहा है उतना आपको मिलेगा। अगर आपका बीटा मार्केट से कम है, ठीक है, आपकी थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप का स्टॉक है, तो मार्केट में जितनी मूवमेंट आती है उस सिक्योरिटी के रिटर्न में उससे आधा ही चेंज होता है, तो तब आपको रिटर्न कितना मिलना चाहिए? यहाँ 0.5 कर दीजिए, 15 - 10
यानी कि 2.5, उस केस में 12.5% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसका बीटा 0 है, 0 बीटा सिक्योरिटी है, इसका मतलब ये है कि देखो भाई मार्केट चढ़ती रहे या गिरती रहे, आपको जो आपका रिटर्न है वो बिल्कुल फिक्स निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आना। तो इसका मतलब आपका बीटा कितना है? 0। 0 बीटा का मतलब जब आपने कोई जोखिम ही नहीं लिया, कोई वेरिएशन ही नहीं है, तो आपको रिवार्ड किस नाम का मिले? तो इसलिए वहां पर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 10% ही रहेगा, जो कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी के बराबर है। तो 0 बीटा के केस में आपका जो रिटर्न होगा वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी के बराबर होगा। अब जेनसन क्या करता है? जेनसन इसी चीज को उठा लेता है। यहाँ पर जो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, यहाँ बीटा, यहाँ RM, यहाँ RF, यहाँ ये बीटा ले लेगा इसका पोर्टफोलियो का, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ले लीजिए। ठीक है। और फिर उससे ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा कि भाई इस बीटा में, इस पोर्टफोलियो में इतना बीटा था। ठीक है। ये मान लीजिए 4 पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो ए, पोर्टफोलियो बी, पोर्टफोलियो सी, पोर्टफोलियो डी। इन चारों पोर्टफोलियो में पहले वाले इसमें अगर बीटा 1.5 था, ठीक है, पोर्टफोलियो का बीटा, तो इससे हम इतने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। दूसरे में बीटा था 1, तो इससे हम एक्सपेक्ट करेंगे इतने रिटर्न की। तीसरे में बीटा 0.5 था, तो इससे इतने की एक्सपेक्टेशन है। और चौथे में बीटा था ओनली 10%, तो इससे केवल 10% की एक्सपेक्टेशन है। और आप इसका कंपैरिजन कर लो, देखो भाई इतना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये होना चाहिए। दिस रिटर्न्स जिसके लिए हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि इतना रिटर्न तो हमें मिलना चाहिए। अब एक्चुअल रिटर्न कितना रहा? मान लीजिए इस पोर्टफोलियो ने हमें रिटर्न दिया 20%, इस पोर्टफोलियो ने हमें रिटर्न दिया 13%, इस पोर्टफोलियो ने हमें रिटर्न दिया मान लो 12%, और इस पोर्टफोलियो ने हमें रिटर्न दिया मान लो 11%। तो अब आपका अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है सिंपली एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न घटा दो। कि देखो भाई मैं 17.5% की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे मिल गया 20%, 2.5% अधिक मिला। इसी का नाम अल्फा है, इसी को जेनसन अल्फा बोलते हैं, कि एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को घटा दीजिए। तो अगर ये अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन 15% थी और मिला हमें मात्र 13%, यहाँ 2.2% का नेगेटिव अल्फा है। यानी कि ये जो पोर्टफोलियो है ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। अब ए जो है वो जितनी उम्मीद थी उससे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है, इसको हम बोलेंगे आउट परफॉर्मिंग। ठीक है। बी इससे कम, तो इसको बोलेंगे अंडर परफॉर्मिंग। ठीक है। और सी 12.5%, चलो मैं इसको 12.5 ही कर देता हूँ। तो 12.5% की उम्मीद थी, 12.5% ही मिल रहा है, यानी कि अल्फा आपका 0 है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब जितनी जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उतना ही आपको मिल रहा है। तो इस पोर्टफोलियो को बोलेंगे परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही परफॉर्मेंस दे रहा है, बस यही काम अल्फा, जेनसन अल्फा करता है। तो अब थोड़ा सा इस पर हम बात करें, समझे, कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। तो जेनसन क्या कहता है? जेनसन्स अल्फा इज द एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, एक्सेस ऑफ एक्चुअल पोर्टफोलियो रिटर्न, आप लिख सकते हैं मेरे साथ, excess of actual portfolio return over expected portfolio return। ठीक है, over the expected portfolio return, excess of actual portfolio return over expected portfolio return, कि पोर्टफोलियो रिटर्न जो एक्चुअल में मिला वो एक्सपेक्टेड से कितना कम या अधिक है। तो अल्फा इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न
ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये मैंने बता ही दिया आपको कि इफ अल्फा पॉजिटिव है तो बोलेंगे पोर्टफोलियो इज आउट परफॉर्मिंग, अगर अल्फा नेगेटिव आता है तो अंडर परफॉर्मिंग, और अगर अल्फा जीरो आता है, नो पॉजिटिव, मतलब जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, यानी कि ना आउट परफॉर्मिंग है और ना अंडर परफॉर्मिंग, ठीक है जी। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ER ऑफ ए पोर्टफोलियो, ये क्या हो जाएगा? ये रहेगा भाई तुम्हारा रिस्क फ्री रिटर्न प्लस पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो बीटा, ठीक है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न मार्केट का माइनस रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटी, ठीक है। ये तुम्हारा ERP एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। और एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो तो हम निकालना सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है? वेटेड एवरेज रिटर्न, है ना। एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। जैसे हमने कई बार समझा भी है, मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो, इसमें दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक्स, सिक्योरिटी वाई। सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न परसेंटेज 60% है, सिक्योरिटी वाई 40% रखी हुई है, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न 15% मिलता है, सिक्योरिटी वाई का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लीजिए 20% है, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना हो जाएगा? हमने कई बार किया है, 0.6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 20, तो 9 प्लस 8 17% इसका रिटर्न। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल रिटर्न जो है वो तो खैर आपको क्वेश्चन में दे ही रखा होगा, और आपको इस एक्चुअल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को घटा देना है, और वहां से आपको ये जेनसन्स अल्फा मिल जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पर। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था ट्रेनर और जो है इसके लिए जो शार्प और ट्रेनर के लिए, ठीक है, वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर भी चल सकता है, सेम वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। तो ये आपके पास कुछ पोर्टफोलियोज हैं ABCD और E, और ये इनका रिटर्न्स हैं परसेंटेज में, एक्चुअल रिटर्न्स हैं, ठीक है, 15, 11, 17, 11 और 19। और इनका जो क्या कुछ लें, पोर्टफोलियो के साथ जो है बीटा, इनका बीटा कितना है? 1.5, 0.5, ठीक है, 1, 0.7 और 1.2। और मार्केट रिटर्न कितना है? रिटर्न्स मार्केट रिटर्न, ठीक है, मार्केट रिटर्न है भाई 18%, 18%। और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है? RF रिस्क फ्री रिटर्न ये 4% है। इसमें दे रखा है जीरो बीटा सिक्योरिटी, ठीक है, जीरो बीटा सिक्योरिटी का मतलब बिल्कुल जो बिना जोखिम के जो रिटर्न मिल रहा है वो। और दे इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी रखा है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम शार्प का रेशो निकालें, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं 5, 4, 7, 6 और 5। एक्चुअल में ये वही इलस्ट्रेशन है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने शार्प रेशो निकाला था ना, ऐसे कि 15 माइनस 4 एक्चुअल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, है ना, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिटर्न डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 15 माइनस 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 11 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, हमने ऐसे ही किया था। 17 माइनस 4 डिवाइड बाई 7, 11 माइनस 4 डिवाइड बाई 6, और ये हो जाएगा 19 माइनस 4 डिवाइड बाई 5। ये तो हमने शार्प रेशो निकाला था, और जिसका जितना अधिक है उसी हिसाब से हमने रैंक दे दी थी।
ठीक है। और ट्रेनर रेशियो निकालने के लिए हमने क्या किया था, मैं यही कर देता हूँ, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह बीटा कर दो बस, 15 - 4 डिवाइड बाई बीटा 1.5। ये मैं करा चुका हूँ इसलिए मैं इस पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। 0.5, ठीक है। 17 - 4 डिवाइड बाई 1, और इसी तरह से 11 - 4 डिवाइड बाई 0.7। और अब आज तो हम बात करने के लिए बैठे हैं जेनसेंस अल्फा की, तो वो कैसे निकलेगा जेनसेंस अल्फा। तो वो निकालने के लिए पहले आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए, आर एफ प्लस बीटा, ठीक है, रिटर्न पोर्टफोलियो का, ठीक है, सॉरी रिटर्न मार्केट का माइनस रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटी का। एक दो निकालते हैं, जैसे पहले ए का निकालते हैं। रिस्क फ्री रिटर्न कितना है भाई, अब सिर्फ बीटा का फर्क पड़ेगा, बाकी तो और सब चीज़ें सेम है। देखो तो रिस्क फ्री रिटर्न है 4%, 4 प्लस इसका बीटा कितना है 1.5, मार्केट रिटर्न कितना है 18 माइनस 4, बस। तो फिर 18 - 4 मल्टीप्लाई 1.5, 18 - 4 जो आता है मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 4, तो ये 25% होना चाहिए भाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्चुअल रिटर्न कितना है, एक्चुअल रिटर्न तो 15% ही है। तो मैं क्या कहूँ इस सिक्योरिटी को, इसका अल्फा कितना आएगा, इसका अल्फा आएगा -10%, है ना, क्योंकि 15 में से 25 लेस करोगे तो -10%। जेनसन अल्फा आ रहा है -10, ये अंडर परफॉर्मिंग सिक्योरिटी। बस ऐसे ही करना है। दूसरे को देखो आप, रिस्क फ्री रिटर्न 4 प्लस, बस बीटा चेंज होगा, बाकी तो सेम रहना है इक्वेशन तो। 0.5, 18 - 4, तो 14 गुना 0.5 कितना हो जाएगा 7, 7 और 4 11। और आपका जेनसन अल्फा कितना आएगा 0, क्योंकि एक्चुअल रिटर्न 11%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 11%, तो इसको बोलेंगे परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट को देखो, 4 प्लस बीटा चेंज हो रहा है बस 1, 18 - 4, तो ये आ गया कितना 18 माइनस, ये 18 आएगा भाई। और मिल कितना रहा है 17 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अल्फा -1 आएगा और ये भी अंडर परफॉर्मिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से एंड सो ऑन आप आगे चलें, 4 प्लस 0.7, 18 - 4, ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 4, ये आता है 13.8, और इसमें एक्चुअल रिटर्न यहाँ कितना है इसका 11 है, तो ये भी अंडर परफॉर्मिंग आएगा, माइनस के 2.8 आएगा इसका अल्फा। और लास्ट इसको भी देख लेते हैं, करके तो 1.2, और ये हो जाएगा 18 - 4, तो 14 मल्टीप्लाई 1.2, 16.8, और प्लस 4, 20.8, और एक्चुअल रिटर्न है 19, ये भी अंडर परफॉर्मिंग ही रह गया भाई, ठीक है। मान लो ये होता 24% मान लीजिए, तो फिर ये आउट परफॉर्मिंग हो जाता, ठीक है, तो फिर इसका अल्फा पॉजिटिव आता। तो ये जेनसन्स अल्फा है, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा, बेसिकली ये भी एक तरह से जो ट्रेनर कर रहा है वही ये कर रहा है, ओनली सिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो एब्सोल्यूट मेजर आता है वो आता है फार्मा मॉडल। फार्मा मॉडल ऑफ नेट सेलेक्टिविटी, ठीक है। फार्मा मॉडल ऑफ नेट सेलेक्टिविटी, इसको हम एक और भी नाम से भी जानते हैं इस मॉडल को, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ एक्सेस रिटर्न, ठीक है, मॉडल। अब ये करता क्या है, देखो पहले बात को समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन को समझना, मॉडल को समझना आसान हो जाता है। फार्मा ये कहता है, परक्यूशन फार्मा, फार्मा कहता है कि देखो भाई, पोर्टफोलियो पर जो रिटर्न आपको मिलता है ना, आपको 20% रिटर्न मिला अपने पोर्टफोलियो से। क्यों मिला,
किस नाम का मिला, ठीक है। तो कहता है देखो भाई ये पोर्टफोलियो रिटर्न बेसिकली 3 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। एक वो हिस्सा जो रिस्क फ्री रिटर्न है, ठीक है, रिस्क फ्री रिटर्न। अब रिस्क फ्री रिटर्न तो आपको बिना जोखिम के मिल ही जाएगा, ठीक है। आपको एक्सेस रिटर्न क्यों मिला है, जैसे सीएपीएम मॉडल में भी देखा हमने, एक्सेस रिटर्न क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम जोखिम उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पोर्टफोलियो रिटर्न्स का जो रिवार्ड है, ठीक है, उस रिवार्ड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अब यहाँ तो इसको बांटूंगा तो वही हो जाएगा रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क, रिस्क के लिए रिवार्ड। अब मैं अगर इस तरह से बांटता हूं तो ये अगेन फिर वही 2 हिस्से रह गए इसके, और ये सीएपीएम मॉडल जैसा बन जाएगा। लेकिन फार्मा ने इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बांटा। फार्मा क्या कहता है, फार्मा के अकॉर्डिंग जो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो किसके बराबर होगा, मैं कलर इसका चेंज कर लूँ, सेम उसमें कंफ्यूजन होगा। तो फार्मा ने कहा देख भाई रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलेगा ही, ठीक है, और दूसरा मिलेगा रिवार्ड्स। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी तो वही था, ये तो लिखा है रिस्क फ्री प्रीमियम, रिस्क फ्री रिटर्न और प्लस रिस्क रिवार्ड या जस्ट रिवार्ड। लेकिन फार्मा ने क्या किया, इस रिवार्ड को 3 कैटेगरी में बांट दिया कि देखो भाई रिस्क फ्री रिटर्न तो मिल गया, चलिए बाकी आपको जो रिवार्ड मिला वो रिवार्ड 3 वजह से मिलता है, क्योंकि 2 तरह के तो जोखिम होते हैं। तो एक तो होता है रिवार्ड फॉर सिस्टमेटिक रिस्क, दूसरा रिवार्ड मिलता है अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए, रिवार्ड फॉर अनसिस्टमेटिक रिस्क, और तीसरा जिस चीज को हम माप रहे हैं कि आप कितना कुशल हो। अब ये जोखिम, इन जोखिम के हिसाब से रिवार्ड मिला, इन सब जोखिमों के बाद भी अगर आप कुछ और अच्छा रिटर्न लेकर आ रहे हो, आप आउट परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि वो रिवार्ड है आपकी कुशलता के लिए। तो तीसरा उसने रिवार्ड का नाम दिया रिवार्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन, या आप इसको सिक्योरिटी सिलेक्शन बोल सकते हैं, सिक्योरिटी सिलेक्शन के लिए। और फार्मा इस रिवार्ड को ध्यान में रखकर चलता है कि तुम ये देखो कि तुमने जो सिक्योरिटी सेलेक्ट की उस सिक्योरिटी सिलेक्शन का रिवार्ड कितना है। अगर रिवार्ड फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब आउट परफॉर्मिंग, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपका सिक्योरिटी सिलेक्शन वाकई बहुत बढ़िया है, काबिल तारीफ है, ठीक है, मार्केट से भी अच्छा रिटर्न आप लेकर आ रहे हैं। और अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये आप अंडर परफॉर्मिंग वाली पोजीशन पर हो, ठीक है, ये अंडर परफॉर्मिंग कहलाएगा, यानी कि आपने सिक्योरिटीज का सिलेक्शन अच्छे ढंग से नहीं किया। तो डीकम्पोजिशन मॉडल इसको क्यों बोलते हैं, यहाँ पोर्टफोलियो का जो एक्चुअल रिटर्न होगा उसके हम टुकड़े करेंगे, उसका डीकम्पोज करेंगे, उसमें रिस्क फ्री रिटर्न अलग निकाल देंगे, बाकी बचेगा रिवार्ड, रिवार्ड के फिर 3 टुकड़े करेंगे, और अंत में जो बैलेंसिंग फिगर अपने पास बचेगी वो होगा रिवार्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन। और इस रिवार्ड फॉर स्टॉक सिलेक्शन को हम लोग देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कैसे करेंगे, स्टेप 1, सबसे पहले एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लो, पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न कितना है वो निकाल लीजिए, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, रिस्क फ्री रिटर्न भी निकाल लो, रिस्क फ्री रिटर्न और रिवार्ड निकाल लो। रिवार्ड हो जाएगा आपका एक्चुअल रिटर्न में से रिस्क फ्री
रिटर्न घटा दो तो रिवार्ड आ गया, कुल मिलाकर रिवार्ड आपको कितना मिला। अब स्टेप 2, अब कहता है इसमें फिर आप इस रिवार्ड में, क्योंकि बहुत सारे रिवार्ड जुड़े हुए मिलेंगे, तो इस रिवार्ड में आप रिवार्ड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क का, रिवार्ड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क के लिए कितना रिवार्ड आपको मिला, ठीक है। और ये तो अब आपको बड़े अच्छे से आ गया कि सिस्टमैटिक रिस्क के लिए रिवार्ड कैसे निकालते हैं। बीटा, सिस्टमैटिक रिस्क को किससे मापते हैं, बीटा से, ठीक है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न मार्केट का, रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटी, RM माइनस RF को बीटा से आपने गुना कर दिया तो ये आ जाएगा रिवार्ड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। अभी हमने पीछे उस मॉडल में भी यही देखा, जेनसेंस अल्फा में भी हमने यही देखा, ठीक है, कि सिस्टमैटिक रिस्क का रिवार्ड, लेकिन वो लेकर ही इस एक को चल रहे थे, ये इसके अलावा भी फैक्टर्स को लेता है। स्टेप 3, अब कहता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क का भी रिवार्ड निकाल लो भाई, रिवार्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब रिवार्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालें भाई, तो कहते हैं देखो भाई, ये तुम्हारा रिटर्न्स है किसका, पोर्टफोलियो का, ठीक है, रिटर्न्स ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम बात मार्केट की कर रहे हैं, मार्केट के बेस पर, चलिए मैं पोर्टफोलियो रिटर्न को नहीं ले रहा हूँ। तो अब हम बात मार्केट की कर रहे हैं, तो ये मार्केट का रिटर्न है और ये रिस्क फ्री रिटर्न है, इन दोनों का डिफरेंस है, उसी को तो हम रिवार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जैसे कि मैंने पिछले स्टेप में किया, तो ये रिवार्ड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क है। रिवार्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है तो क्या करूँ, वो कहते हैं कि इसके लिए आप ऐसा करो कि ये जो जोखिम, ये जो रिवार्ड आया वो कितने रिस्क यूनिट के लिए है। एक तरह से देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, ठीक है, मार्केट का टोटल रिस्क की यूनिट पर यूनिट के बराबर का जोखिम मैंने निकाल लिया। कि मार्केट का रिवार्ड है 15%, रिस्क फ्री रिवार्ड है 8%, और मार्केट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है मान लीजिए 3, ठीक है, या 2, तो 15 में से 8 गए 7, और 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5। तो मैंने कहा कि मार्केट में पर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए 3.5% रिवार्ड मिलता है। अच्छा, तो अब तुम्हारी सिक्योरिटी का जोखिम कितना है, तुम्हारी अपनी सिक्योरिटी का जोखिम कितना है, हमारी सिक्योरिटी का या हमारे पोर्टफोलियो का जोखिम ये है भाई। तो मैंने कहा कि अच्छा मार्केट के हिसाब से चलें तो मार्केट की हर यूनिट ऑफ रिस्क के लिए 3.5% रिवार्ड मिलना चाहिए, और मेरे पोर्टफोलियो का जो जोखिम है वो 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो 3.5 मल्टीप्लाई 3 मैंने किया तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो पोर्टफोलियो है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न इतना आना चाहिए। लेकिन इसमें से मुझे सिस्टमेटिक रिस्क का जो सिस्टमेटिक रिस्क के लिए जो रिवार्ड है वो तो मैं पीछे निकाल चुका हूँ, तो उसको मैं यहाँ से घटा दूंगा, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, उसको आप यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है जी। तो ये जो बचेगा आपके पास ये रिवार्ड फॉर अनसिस्टमेटिक रिस्क रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूँ, ये मैंने जो ठीक से लिखा नहीं है, एक्चुअल में आपको समझाने के लिए मैं बस इसको यहाँ मैंने लिख दिया। अदरवाइज जब हम करेंगे RM माइनस RF, ये पूरा अपना रिवार्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हमें रेशो लेना होता है अपने पोर्टफोलियो का जो जोखिम है और जो मार्केट का जोखिम है, ठीक है। इससे करेंगे तो आप देखना कैलकुलेशन भी डिफर आएगी, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इनका रेशो लेना होता है। तो इस बस समझाने के लिए मैं लिख रहा था, यूज ही ऐसे करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का, ठीक है, उस रेशो के हिसाब से हम उसको लिया है प्रोपोर्शनेट में, और इसमें से सिस्टमेटिक रिस्क का रिवार्ड हम पीछे निकाल चुके हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, ये आ जाएगा रिवार्ड फॉर अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। और तीसरा
कौन सा स्टेप हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, स्टेप 4। अब आप निकालेंगे रिवार्ड फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन। तो इसके लिए क्या कर दो आप, जो टोटल रिवार्ड है उसमें से घटा दीजिए रिवार्ड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क और रिवार्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क, दोनों को घटा दो तो बाकी बचेगा रिवार्ड फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप रिटर्न्स पोर्टफोलियो का ले लो, उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न घटा दो, ये रिवार्ड आ जाएगा। ठीक है, और क्या घटा दो? रिवार्ड सिस्टमैटिक रिस्क का और रिवार्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क का। जब ये तीनों घट जाएंगे तो अपने आप ही जो बचेगा रिवार्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क बच जाएगा। और फिर देख लीजिए कि रिवार्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उस बेस पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस किस तरह की। बहुत सिंपल है करने में, ठीक है। देखने में बुक्स में जितना जटिल लगता है, टिपिकल लगता है, उतना है नहीं अगर आप इसको समझे तो, ठीक है। और इसीलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको स्टेप्स बनाकर करवाया। आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे और जो रहे से डाउट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने लिया कि रिस्क फ्री रिटर्न है 11% और मार्केट रिटर्न मान लीजिए 17%, ठीक है। रिटर्न पोर्टफोलियो का है 22% और स्टैंडर्ड डेविएशन है पोर्टफोलियो का 12.5%। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का है 10 और बीटा है अपने पोर्टफोलियो का 0.85। अब करना क्या है, इसमें हमें फार्मा के हिसाब से डिकम्पोज करना है और देखना है कि हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप स्टेप वाइज चलो, जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से चलो। आप स्टेप 1, पहले रिटर्न पोर्टफोलियो का लिखो 22%, फिर रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटी का लिखो, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का रिटर्न है 11%। तो टोटल रिवार्ड आ जाएगा आपके पास 22 माइनस 11, 11% टोटल रिवार्ड। स्टेप 2, रिवार्ड फॉर सिस्टमैटिक रिस्क। तो सिस्टमैटिक रिस्क का रिवार्ड कैसे निकालते हैं हम कि बीटा आर एम माइनस आर एम। बीटा कितना है अपना? बीटा है 0.85। मार्केट का रिटर्न कितना है? 17% और रिस्क फ्री रिटर्न है 11%। तो 17 माइनस 11 6 और 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.85 ये आता है 5.1%। ये तो रिवार्ड है जो सिस्टमैटिक रिस्क के लिए। स्टेप 3, रिवार्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए रिवार्ड आपको चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो आपका रिटर्न्स है 17 मार्केट का, 11 रिस्क फ्री, अब इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पोर्टफोलियो का कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का कितना है। तो मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 और आपके पोर्टफोलियो का 12.5 और इसका है 10। यानी कि मैं कह सकता हूँ ये 6% का रिवार्ड मिलता है किसके लिए? 10 जोखिम की 10 यूनिट पर। तो हमारी जो यूनिट है 12.5, हमारा जो जोखिम यूनिट है 12.5, उस हिसाब से जो रिवार्ड बनना चाहिए, ठीक है। और इसमें से आपको घटा देना है बीटा 0.85। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? 12.5 को मैंने डिवाइड किया 10 से और माइनस किया इसमें से 0.85, तो ये आता है 0.4। तो रिवार्ड फॉर अनसिस्टमैटिक रिस्क बचा 2.4%। अब स्टेप 4 इजीली बता देगा कि
रिवार्ड फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन कितना है, क्योंकि आप अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर हो या नहीं, ये एफिशिएंसी तो उसी से पता चलेगी ना आपने सिक्योरिटी सिलेक्शन कितना अच्छा किया। रिवार्ड फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन, तो टोटल रिवार्ड कितना था, आप दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो आप टोटल ही सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है 22%, इसमें से 11% तो रिस्क फ्री रिटर्न घटा दो, और 5.1 आ रहा था अपना सिस्टमेटिक रिस्क का रिवार्ड, 5.1 आ रहा था सिस्टमेटिक रिस्क का रिवार्ड, और 2.4 आ रहा है अनसिस्टमेटिक रिस्क का रिवार्ड। तो देखें जरा कितना आता है, 11 प्लस 5.1 प्लस 2.4, 18.5, ठीक है। तो 22 में से 18.5 अगर मैं लेस करता हूँ तो 3.5% पॉजिटिव आता है रिवार्ड फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन। इसका मतलब जो सिक्योरिटी सिलेक्शन हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए, जो सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क उनको कवर करने के बाद भी सिक्योरिटी सिलेक्शन के लिए 3.5% रिवार्ड्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव। मान लो अगर ये होता कम, ये मान लीजिए 18% होता, ठीक है, और ये टोटल कितना आ रहा था, 11 प्लस 2.4 और प्लस 5.1, ये 18.5 आ रहा था, और मान लो ये ओनली 18 होता तो तब ये माइनस के 0.5% आता। तो हम कहते हैं कि रिवार्ड फॉर सिक्योरिटी सिलेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो बस यही हमें इसमें करना होता है फार्मा मॉडल में, फार्मा मॉडल ऑफ डीकम्पोजिशन। और तीसरा मॉडल जो इसमें आता है, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो पहले 3 रेशो है, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और जेंसन अल्फा। बाकी फार्मा मॉडल भी मैंने बताया है बहुत सिंपल, ठीक है। और तीसरा इसमें जो आता है M2 मॉडल, M2 ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं M2 ऐसे भी मिलेगा आपको, ठीक है। ये है मोदी गिलानी मॉडल, मोदी गिलानी मॉडल, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो मोदी गिलानी किसके नाम पर बोला जाता है इसको, ये फ्रैंको मोदिग्लानी, फ्रैंको मोदिग्लानी और ली मोदिग्लानी, ठीक है, उन्होंने मिलकर इसको प्रोपाउंड किया। और यहाँ पर ये किस बेस पर काम करते हैं, ये भी वही मार्केट का रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क, उनकी आपसी एडजस्टमेंट्स के बेस पर ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना रिटर्न्स मिला और कितना रिटर्न मिलना चाहिए था, और उस बेस पर हम एग्जामिन कर सकते हैं कि पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं। जो इसमें बेस है, जिस बेस को लेकर चलते हैं, वो बेस है शार्प का रेशो। तो सबसे पहले इसमें शार्प रेशो ही हमें निकालना होता है। इसके भी अगर आप स्टेप वाइज स्टडी करें, समझें इसको, ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक्सेस रिटर्न, ठीक है, फॉर पर यूनिट ऑफ रिस्क, पर यूनिट ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। और जब मैं पोर्टफोलियो रिस्क बोल रहा हूँ तो इसमें मैं टोटल रिस्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पोर्टफोलियो की टोटल रिस्क की पर यूनिट पर एक्सेस रिटर्न कौन सा निकालता है, शार्प रेशियो तो निकालता है। तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं, पहले तो शार्प रेशियो निकाल लो, ठीक है। यानी कि आप क्या करो, रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो का, रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटी का, और उसको डिवाइड कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो से। ये आप फाइंड आउट कर लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। देन सेकंड स्टेप, अब उसके बाद ये कहते हैं कि इस एक्सेस रिटर्न टू पोर्टफोलियो रिस्क को एडजस्ट कर दीजिए मार्केट के रिस्क से, ठीक है। दिस एक्सेस
रिटर्न टू एक्सेस रिटर्न टू पोर्टफोलियो रिस्क इज एडजस्टेड फॉर मार्केट रिस्क। अब देखो कहीं मिक्स मत कर जाना, पिछले जो फार्मा मॉडल था वहां तो हमने क्या किया था, जो इन दोनों के डिफरेंस को मार्केट वाले स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया था और पोर्टफोलियो वाले स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई किया। तब यहाँ उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि देखो ये रेशियो है ये आरपी माइनस आरएफ, ये रिवार्ड्स मिल रहा है और ये मेरा पोर्टफोलियो का जोखिम है। पोर्टफोलियो के रिस्क की पर यूनिट मुझे इतना रिवार्ड मिल रहा है। जस्ट अ मिनट, काम नहीं कर रहा। तो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैंने किया यहाँ। चलिए थोड़ा सा भी कम काम कर रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्या इशू है, तो आप इसको देख लें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट का जोखिम कितना है, आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ताकि मार्केट के जोखिम के हिसाब से हम इसको एडजस्ट करें। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न है 20% और रिस्क फ्री रिटर्न है मान लो 10%, और आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क आ रहा है वो 5% आ रहा है। तो आपने किया आर पी माइनस आर एफ डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा यानी कि 2। यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो जो आपने बनाया उसकी पर यूनिट ऑफ रिस्क आपको 2% रिवार्ड मिल रहा है। और मार्केट का रिस्क कितना है? मान लीजिए मार्केट का रिस्क यहाँ पर हो, सपोज कीजिए 1.5, तो मैं इस 2 को अगर मैं 1.5 से गुना करता हूँ या 3 जो भी आप इसमें दे रखा हो इसमें, तो मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से ये रिवार्ड कितना होना चाहिए? मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से ये रिवार्ड होना चाहिए 3%। उसको मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। फिर थर्ड स्टेप आएगा, ठीक है। यहां हम कहेंगे कि इस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न इस हिसाब से ये होना चाहिए कि देखो भाई इतना तो तुम्हें रिवार्ड मिलना चाहिए और प्लस रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। मतलब आधा एक तरह से CAPM से मिलता जुलता है, ठीक है, जेनसन अल्फा से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया, ठीक है। तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिवार्ड एडजस्टेड अगेंस्ट मार्केट रिस्क, जो मैंने अभी स्टेप 2 में करवाया, यानी कि RF प्लस रिवार्ड क्या होगा भाई? रिटर्न पोर्टफोलियो का, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखें, वहां हम रिटर्न जो हम ले रहे हैं वो मार्केट का लेकर चल रहे हैं पीछे वाले मॉडल में, ठीक है। यहाँ अपनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, रिटर्न पोर्टफोलियो का, ठीक है, और रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटी का। और आपने एक चीज और भी गौर की होगी, जब RM माइनस RF कर रहे हैं तो डिवाइड किससे कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, और बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो से कर रहे हैं, है ना। और यहाँ RP माइनस RF कर रहे हैं पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न और रिस्क फ्री रिटर्न, तो यहाँ डिवाइड भी किससे कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो वाला ही, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, क्योंकि मार्केट के जोखिम के हिसाब से इसमें कितना एक्सेस रिटर्न होना चाहिए, ये रिवार्ड होना चाहिए और ये रिस्क फ्री रिटर्न होना चाहिए, तो इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें मिलना चाहिए। और अब इस एक्सपेक्टेड रिटर्न की तुलना कर लीजिए आप किससे? एक्चुअल रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो से, सॉरी मार्केट रिटर्न से। नाउ दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, विल बी कंपेयर्ड विद मार्केट रिटर्न। आपके पोर्टफोलियो को इतना रिटर्न, मार्केट वाले जोखिम, देखो हमने क्या किया है, हमने कहा देखो भाई तुमने अपने पोर्टफोलियो में जितना भी जोखिम लिया हो, मार्केट के हिसाब से इसमें इतने जोखिम को अगर मैं कंसिडर करूं तो इतना रिटर्न आना चाहिए,
अब तुम देखो कि मार्केट कितना कमा रही है और तुम कितना कमा रहे हो। मार्केट से तुम ओवर परफॉर्मेंस दे रहे हो या अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हो। एक एग्जांपल लेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, कंपेयर ERP विद रिटर्न किसका, मार्केट, मार्केट रिटर्न से कंपेयर करिए, रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है जी। इफ ये आपका जो रिटर्न्स है, इसको बल्कि ई ना ही लिखे तो अच्छा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो मार्केट से है, ये कंफ्यूज कर सकता है। ई को मैं हटा रहा हूँ भाई, ओनली आरपी लिखिए, रिटर्न पोर्टफोलियो का जो होना चाहिए। ठीक है, इसको बल्कि स्टार लगा दीजिए, रिटर्न पोर्टफोलियो का, लेकिन कौन सा वाला रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न नहीं, जो हमने स्टार रिटर्न मतलब जो हमने मार्केट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये एक्चुअल में आरपी क्या है, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एडजस्टेड अगेंस्ट मार्केट रिस्क। एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एडजस्टेड अगेंस्ट मार्केट रिस्क, कि जो पोर्टफोलियो रिटर्न जो होना चाहिए, जो हमने मार्केट रिस्क के साथ जो हमने एडजस्ट कर दिया। तो स्टेप 4 की हम बात कर रहे थे कि कंपेयर ERP विद RM, रिटर्न ऑफ मार्केट से आप इसको कंपेयर करें। ठीक है, ई मैंने इसमें से हटा दिया है। तो इफ ये आपका RP अधिक है RM से, मार्केट से ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आउट परफॉर्मिंग, नहीं तो अंडर परफॉर्मिंग। और अगर इक्वल हो तो परफॉर्म एट एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मैंने लिया स्टैंडर्ड एविएशन पोर्टफोलियो का है 21% और स्टैंडर्ड एविएशन मार्केट का है 15%, रिटर्न मार्केट का 14% और रिटर्न पोर्टफोलियो का है 15%, रिस्क फ्री रिटर्न है 5%। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ठीक है, स्टेप वाइज आप इसको एक बार फिर से देखें। तो सबसे पहले आपको एक्सेस रिटर्न टू बीटा निकालना, स्टेप 1 की मैं बात करूं तो एक्सेस रिटर्न टू बीटा RP माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि 21 RP है, RF कितना है, रिस्क फ्री रिटर्न है 5%, ठीक है, डिवाइडेड बाई पोर्टफोलियो का जो जोखिम है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना लिया है हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का लिया है हमने 21%। अच्छा सॉरी, मैंने क्या किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो 21% है, यहाँ मैं रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15% है, सॉरी ये 15 लेना, तो 15 माइनस 5 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन है 21, ये उल्टा हो गया, तो 10 डिवाइड बाई 21। ठीक है, जितना भी आ रहा है। आगे हम क्या करेंगे इसमें, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको आप एडजस्ट कर दीजिए मार्केट से, तो 10 डिवाइड बाई 21 ये जो आया, इसको आप आगे मार्केट पोर्टफोलियो से एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई मार्केट का पोर्टफोलियो कितना है 15, ये जो भी वैल्यू आएगी ये आ जाएगा 50/7। ठीक है, और फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ये RP, जिसमें हमें रिस्क फ्री रिटर्न और ऐड करना है। ये आप चाहें तो इतना लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं, सीधा एक स्टेप से भी काम चल सकता है। ये फॉर्मूले अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ज़्यादा स्टेप से, तो सिंपली सबसे पहले एक चीज़ यही निकाल लो, RP में एक बार भी निकाल देता हूँ, RP माइनस RF डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का, मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का, और जो आए उसमें रिस्क फ्री रिटर्न ऐड कर दीजिए। दोबारा एकदम नए सिरे से कर लेते हैं, 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 21
और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 15 और इसमें ऐड करना है हमें रिस्क फ्री रिटर्न जो कि कितना है 5%। तो 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 21 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 15 जो आता है उसको डिवाइड किया मैंने 21 से, तो 7.143 और प्लस 5 तो 12.143 इसमें वैल्यू आ जाएगी 12.143। ठीक है, और जो RM कितना आएगा, रिटर्न मार्केट का रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न आ रहा है 14%। ठीक है, और अब आप देख लीजिए इनको कंपेयर कर लो, या तो कंपेयर कर लो या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, हम इसको M2 रेशो बोलते हैं, M2 रेशो वो निकालो, एक ही बात है। ठीक है, चाहे कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन में भी आपको नजर आ रहा है एक्सपेक्टेशन कितनी थी, एक्सपेक्टेशन थी 12.14% रिटर्न आना चाहिए, लेकिन मार्केट तो इससे ज़्यादा कमा रही है। ठीक है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका रिटर्न 12.14% है। ठीक है, लेकिन मार्केट इससे ज़्यादा अर्न कर रही है 14%, तो आप आउट परफॉर्मिंग नहीं, आप इसमें अंडर परफॉर्म करो। ठीक है, और रेशियो रूप में ले सकते हो तो ये डिफरेंस भी आप इसमें ले सकते हैं, और डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका RP आया है एडजस्टेड RP माइनस RM कर दीजिए, तो RP जो आया है 12.14% माइनस 14, तो ये माइनस के 1.85 आया, यानी कि पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्मेंस दे रहा है, आउट परफॉर्मिंग नहीं कह सकते इसको, अंडर परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो कहेंगे। तो ये एब्सोल्यूट मेजर्स हैं, कुल मिलाकर दो ही बातें हैं, मार्केट का रिस्क और पोर्टफोलियो का रिस्क, और उन रिस्क के हिसाब से हम मार्केट के बराबर लाने की कोशिश करते हैं, चाहे जोखिम को चाहे रिटर्न को। ठीक है, कहीं हम बात कर लेते हैं कि भाई मार्केट का रिटर्न इतना है, मार्केट का जोखिम इतना है, तो हमारी सिक्योरिटी के जोखिम के हिसाब से कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, और कहीं पर हम मार्केट रिस्क के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, कि मार्केट का रिस्क इतना है तो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो का रिटर्न इतना होना चाहिए। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 मॉडल थे, पांचों हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया इसमें से फर्स्ट 3 हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको आप ज़्यादा अच्छे से फोकस करें, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और जेनसेन अल्फा। बाकी ये दोनों भी बिल्कुल सिंपल है, आप इनको करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा। लास्ट चीज़ जो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ उसमें, कि जब आप इनमें से कोई सा जो मेथड है कौन सा आपको लेना चाहिए, उसका जब आप सिलेक्शन करेंगे तो वो किस बेस पर करें, तो कल हमने बात करी भी थी कि जो फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो पहली बात तो इंफॉर्मेशन देख लीजिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब मान लीजिए आपके पास जैसे आपने देखा भी लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, बीटा की भी जरूरत है। तो जहां आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कंप्लीट, वहां आपके पास चॉइस आप कोई भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड हो तो उस लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में जो मॉडल काम कर सकता है उस मॉडल को आपको सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपके पास 3-4 पोर्टफोलियो हैं, उनमें देखना है, रैंक देनी है, तो आपके लिए रिलेटिव मेजर्स ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, शार्प का मॉडल या ट्रेनर का, क्योंकि सिंपली वहाँ आपने रेशो निकाला एक क्राइटेरिया पर, उसने आपने रैंक दे दी। लेकिन अगर पोर्टफोलियो एक ही है, दूसरा है ही नहीं कंपैरिजन के लिए, तो फिर आपको इन एब्सोल्यूट मेजर में से कोई सा भी मेजर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है जी। और तीसरी बात जो मैंने बताया कि आपको ये देखना है कि यहाँ सिस्टमेटिक रिस्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए या टोटल रिस्क। तो जहाँ आपको लगता है कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और सिस्टमेटिक रिस्क लगभग एलिमिनेट अनसिस्टमेटिक रिस्क लगभग एलिमिनेट हो चुका है, तो फिर आप केवल सिस्टमेटिक रिस्क पर आधारित मेथड्स को यूज कर सकते हैं। चलते चलते इसकी लिमिटेशंस की भी हम बात कर लें कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं इन सभी की। क्या लिमिटेशंस हैं? ठीक है, तो सभी में आपको बीटा की वैल्यू चाहिए और या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की, और हम देखो ये उम्मीद कर लेते हैं कि सिक्योरिटी का बीटा है 1.5 ही रहेगा, सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 ही रहेगा।
ऐसा नहीं होता कि ये वैल्यूज, क्योंकि ये तो क्या है, वेरिएशन को ले रहा है। जब इन सिक्योरिटीज में अचानक बहुत ज़्यादा हाई वेरिएशन आ जाएगा तो ये ही वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं हर मेजरमेंट में, हर मेथड में हमारी एक जैसे प्री एजम्पशन है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी सिक्योरिटी है उसका जो बीटा है, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो कांस्टेंट रहेगा। और कौन उस इसीलिए उसी बेस पर हम सिक्योरिटीज की रैंक तय कर देते हैं। लेकिन रैंक तय करने के बाद अभी इसका बीटा अभी तो 1.5 था, और 1.5 देखो जरा मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए और बी दो सिक्योरिटी, इसका रिटर्न है मान लो 15%, इसका रिटर्न है 20%। ठीक है, बीटा रिस्क फ्री रिटर्न है मान लो 10%, समझने के लिए। तो 15 माइनस 10, यहाँ तो एक्सिस रिटर्न आया 5, यहाँ आया 10। ठीक है, अब आपने इसको इसके बीटा से, अभी जो बीटा था डिवाइड किया 2 से, इसको इसके बीटा ले लो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, एक ही बात है। इसको आपने डिवाइड किया, मान लीजिए कितना ले लूँ मैं, 5 से। अब आपने ये वैल्यू निकाली 2.5, ये वैल्यू निकाली 2, और इस बेस पर आपने कहा कि विद दिस वन इज बेटर। लेकिन आपके कंप्यूट करने के बाद अगले साल ही ये जो बीटा है ये चेंज हो जाता है, ये 2 की बजाय 3 हो जाता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, ये 1.67 भी तो हो जाएगी, और अब ये वाला बेहतर होना चाहिए। तो ये बीटा और ये स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट रहता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये समस्या इसमें आती है, बट इसका कोई इलाज नहीं है, आपको कोई ना कोई तो रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो ये कि अगर आप वैल्यूएशन कर रहे होंगे बूम पीरियड में या बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइनिंग पीरियड में, तो बूम पीरियड में जनरली जो भी सिक्योरिटी जिनका बीटा वैल्यू जो है अधिक है, और जाहिर सी बात है उस टाइम उनका रिटर्न्स भी अच्छा आ रहा होगा। ठीक है ना, बीटा 1.5 होने का मतलब ये है कि मार्केट से 1.5 गुना ज़्यादा चल रहा है। तो वहाँ पर जनरली हम हाई बीटा वैल्यू वाली सिक्योरिटीज़ का सिलेक्शन कर डालते हैं। और बहुत ज़्यादा जब बिल्कुल मार्केट में गिरावट होती है तो वहाँ जनरली जो सिलेक्शन होता है बिल्कुल डिफेंसिव स्टॉक्स का हो जाता है, लो बीटा वैल्यू सिक्योरिटीज का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से एक बैलेंस नहीं बन पाता। नॉर्मल मार्केट वाली सिचुएशन में ये मॉडल सही काम करते हैं, लेकिन अगर एक्सट्रीम बूम नज़र आ रहा है मार्केट में या एक्सट्रीमली डिक्लाइन नज़र आ रहा है तो वहाँ पर ये कई बार थोड़े से कंफ्यूजिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देते हैं। तो ये इनकी, ठीक है जी। तो पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन ये कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। नेक्स्ट टाइम पोर्टफोलियो रिवीजन की बात करेंगे।